बात है 1997 की। अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म मृत्युदाता रिलीज होने वाली थी और उन्हीं दिनों एक स्क्रिप्ट राइटर उनके लिए एक और फिल्म की कहानी लिख रहा था। फिल्म की कहानी थी एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट की जिसकी बेटी एक गरीब मैकेनिक से प्यार करती है। पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और क्लाइमैक्स में बेटी किडनैप हो जाती है और बाप और वो मैकेनिक मिलकर उस लड़की को बचाते हैं। बट इस मारधाड़ में बाप को गोली लग जाती है, लेकिन मरने से पहले बाप अपनी बेटी का हाथ उस गरीब मैकेनिक को दे देता है। फिल्म में बाप का रोल अमिताभ बच्चन करने वाले थे और बेटी का रोल करिश्मा कपूर, और मैकेनिक के रोल के लिए एक न्यू कमर को लिया गया था। बट जब स्क्रिप्ट राइटर ये कहानी लिख रहा था, उस दिन मृत्युदाता की रिलीज का पहला दिन था। टिकट काउंटर पर फिल्म का हाल देखकर प्रोड्यूसर ने राइटर को कॉल करके कहा कि मृत्युदाता का हाल काफी खराब है, स्क्रिप्ट में बच्चन के रोल को थोड़ा छोटा करो। राइटर वैसा करने लगा। नेक्स्ट डे प्रोड्यूसर फिर राइटर को कॉल करता है और कहता है कि स्क्रिप्ट कुछ ऐसा लिखो कि कहानी सिर्फ बेटी और गरीब मैकेनिक के अराउंड ही रहे, बच्चन के रोल को थोड़ा और छोटा करो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन से काफी अपसेट है। बेचारा राइटर फिर वैसा ही लिखने लगता है एंड फाइनली संडे को प्रोड्यूसर राइटर से कहता है कि कहानी से बच्चन को पूरा ही हटा दो, क्योंकि उनके नाम पर कोई भी ये फिल्म खरीदने को तैयार नहीं है। बच्चन की जगह कोई और एक्टर, मे बी प्राण साहब को ले लो। अब राइटर जो कि अमिताभ बच्चन का फैन था, ये सुनकर फिल्म लिखने से ही मना कर देता है। आई एम श्योर अगर आप भी अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो ये सुनकर आपको भी काफी बुरा लग रहा होगा, जैसा उस राइटर को लगा था। बट सच्चाई यही है। मृत्युदाता अमिताभ की कंपनी ABCL की वो पहली फिल्म थी जिसमें वो खुद बतौर एक्टर काम कर रहे थे। बट अपनी कंपनी को कर्ज से निकालने की अमिताभ की ये कोशिश भी फेल हो जाती है। इंस्टेड इससे कंपनी को और भी ज्यादा लॉस हो जाता है। राज-रेट्रो के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे अमिताभ की कमबैक फिल्म ही उनके लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक साबित हो गई। लेट 80s में अमिताभ बच्चन की लाइफ काफी मुश्किल भरी थी। राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। इलेक्शंस जीतकर वो MP तो बन गए थे, बट उनकी पार्टी में ही उनके कई दुश्मन थे। फिर बोफोर्स स्कैम सामने आया जिसमें उनका नाम भी उछाला गया। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। जब पॉलिटिक्स छोड़कर वापस फिल्मों में आए तो फिल्में कुछ खास नहीं चली। तूफान, जादूगर, अग्निपथ, गंगा जमुना सरस्वती, अकेला, अजूबा, एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। अर्ली 90s में हम और खुदा गवाह ने थोड़ा ढंग का बिजनेस किया, जिसके बाद अमिताभ ने फिल्मों से एक लंबा ब्रेक लेने का फैसला लिया और वो US चले गए ऑन अ सबैटिकल। बट 1994 में अमिताभ वापस इंडिया आते हैं और लॉन्च करते हैं अपनी कंपनी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एम था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पैरामाउंट एंड वार्नर ब्रदर जैसा पहला इंटीग्रेटेड एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन बनाने का। उनका आइडिया था कि प्रोफेशनलिज्म और कॉर्पोरेट कल्चर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लाया जाए। उनकी कंपनी फिल्म प्रोड्यूस करे, म्यूजिक लॉन्च करे, टैलेंट मैनेजमेंट करे, लाइव इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे और टीवी शोज प्रोड्यूस करे। उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री काफी इनफॉर्मल तरीके से चलती थी। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री को ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जरिया भी बताया जाता था। मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे। ऐसा नहीं था कि ABCL पहली ऐसी कंपनी थी जो ये बदलाव लाना चाहती थी। पहले भी महेश भट्ट एंड अमित खन्ना ने मिलकर प्लस ग्रुप ऑफ कंपनीज लॉन्च किया था। उनका भी एम था टू प्रोफेशनलाइज टेलीविजन प्रोडक्शन इन इंडिया। पर बहुत जल्दी कंपनी फिल्म प्रोडक्शन में गुजरी और 2 साल में 22 फिल्में बना दी। साथ ही इवेंट मैनेजमेंट, म्यूजिक, ऑडियो पब्लिशिंग और काफी मीडिया वर्टिकल्स में भी हाथ आजमाया, बट सब फेल हो गए। वैसा ही कुछ हाल ABCL का भी हो गया। 1994 में लॉन्च के बाद शुरुआत में ABCL को भी कामयाबी मिली थी और कंपनी ने करीब 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। टीवी पर देख भाई देख जैसा हिट शो लॉन्च किया एंड मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे के राइट्स को सिक्योर किया। कंपनी के इनिशियल सक्सेस को देख के बैंक ने भी खूब पैसा ऑफर कर दिया। कंपनी रन करने के लिए हाईली क्वालिफाइड MBA ग्रेजुएट्स एंड कॉर्पोरेट हाउस के बड़े बड़े नाम हायर किए गए, वो भी काफी हाई सैलरी पर। हिंदुस्तान लीवर के संजीव गुप्ता को एज अ CEO हायर किया गया और बॉम्बे में काफी आलीशान ऑफिस भी बनाया गया। ABCL का प्रोजेक्शन था कि 1996 में कंपनी का टर्नओवर करीब 574 मिलियन का होगा और 2000 आने तक करीब 20 मिलियन का टर्नओवर। ABCL ने कोटक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम से लगभग 676 मिलियन की इक्विटी रेज की, जिसमें 10 रुपए के शेयर पर 70 रुपए का प्रीमियम रखा गया था। बट 1996 से इस कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक फेल होने लगे और सबसे बड़ा सेटबैक कंपनी को लगा मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने से। 1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जीतने के बाद ABCL को लगा वैसा इवेंट इंडिया में भी ऑर्गेनाइज कराया जाए। बट कंजर्वेटिव ग्रुप्स इस इवेंट से नाराज थे। उनके अकॉर्डिंग ये इवेंट भारतीय संस्कृति के खिलाफ था। इन सारे फ्रिंज ग्रुप्स ने ABCL के स्टूडियो में तोड़फोड़ की, अमिताभ के पुतले जलाए गए। बट ABCL ने ऑलरेडी इस इवेंट के लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया था। दूरदर्शन से इस शो के लिए स्लॉट करीब 80 मिलियन में खरीदे गए थे।
इवेंट के लिए बैंगलोर में बड़ा स्टेडियम बुक किया गया था, बट प्रोटेस्ट की वजह से कोई ये इवेंट देखने ही नहीं आया। दूरदर्शन पर जब इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ तो उसमें सिर्फ कंटेस्टेंट और जजेस दिखाई दे रहे थे। स्टेडियम की कुर्सियां बिल्कुल खाली थी, कोई ऑडियंस ही नहीं था। एबीसीएल के सारे पैसे डूब गए, एक रात में 80 मिलियन का लॉस। इसके अलावा जिन फिल्म्स के राइट एबीसीएल ने खरीदे थे या प्रोड्यूस किए थे वो भी एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी, जैसे सजाए काला पानी, नाम क्या है, 7 रंग के सपने। बड़े बड़े स्टार्स जैसे आमिर खान, सुनील शेट्टी के साथ एबीसीएल ने डील किया था कि वो उनके लिए एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लाएंगे, बट एक भी कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ। एबीसीएल की क्रेडिबिलिटी पर काफी डेंट लग चुका था। फंड्स रेज करने के लिए अमिताभ खुद ब्रांड एंडोर्समेंट करने लगे। इस कंपनी को कर्ज से निकालने के लिए अमिताभ ने खुद फिल्मों में एज एन एक्टर कम बैक करने का फैसला किया और वो मिले मेहुल कुमार से, जिन्होंने कुछ साल पहले तिरंगा और क्रांतिवीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई थी, और उनसे कहा कि कोई एक गर्मा गर्म स्क्रिप्ट हमें दीजिए। हालांकि वो दौर रोमांटिक फिल्मों का था, लोग डीडीएलजे, हम आपके हैं कौन, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में देखना पसंद करते थे। एक्शन फिल्में ज्यादातर फ्लॉप ही रहती थी, बट अमिताभ ने मेहुल कुमार के साथ एक्शन फिल्म ही साइन किया। फिल्म थी मृत्युदाता। फिल्म में अमिताभ के अलावा करिश्मा कपूर और डिंपल कपाड़िया भी थी। एबीसीएल ने फिल्म की पब्लिसिटी में कोई कसर नहीं छोड़ा। फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म के गाने हिट हो गए। दलेर मेहंदी के साथ नाना नाना नारे से फिल्म का क्रेज और बढ़ गया। सबको लगा शहंशाह की ये कमबैक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी, बट जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेजी स्क्रिप्ट, घटिया एक्टिंग, वाहियात कहानी, फिल्म में कुछ भी पसंद करने लायक नहीं था। अमिताभ की फिल्म होने के बावजूद मृत्युदाता पहले दिन भी हाउसफुल नहीं थी और सेकंड वीक तक तो कंप्लीटली क्रैश हो गई। थर्ड वीक तक ये थिएटर से भी बाहर निकल गई। लोगों ने मृत्युदाता को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। एबीसीएल को लगा था कि मृत्युदाता बम्पर कमाई करेगी और कंपनी को कर्ज से निकालेगी, उल्टा और भी ज्यादा नुकसान हो गया। फिल्म अपना कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई। ऊपर से इस फिल्म से अमिताभ के ब्रांड को भी बहुत बड़ा धक्का लगा। मृत्युदाता के बाद अमिताभ की जितनी भी फिल्में आई वो या तो एवरेज हिट रही या फिर डिजास्टर, चाहे लाल बादशाह हो, मेजर साहब हो, कोहराम हो या सूर्यवंशम। मृत्युदाता के बाद अमिताभ मेहुल कुमार के साथ कोई काम करना नहीं चाहते थे, बट मेहुल ने उन्हें अच्छा पैसा ऑफर किया जिससे वो अपना कर्ज चुका पाते, इसलिए अमिताभ ने कोहराम भी साइन कर लिया। नाना पाटेकर के साथ कोहराम उनकी पहली फिल्म थी, बट ये फिल्म भी फ्लॉप रही। उधर एबीसीएल से लोगों का भरोसा टूटने लगा था। कई फिल्म्स जैसे भाई, गुप्त और युग पुरुष के प्रोड्यूसर्स ने अपने म्यूजिक राइट्स एबीसीएल से वापस ले लिए और दूसरी कंपनी को बेच दिया। इंडस्ट्री में बातें होने लगी कि कॉर्पोरेट वाले सूट टाई पहनकर फिल्म बनाएंगे तो यही हाल होगा। 1997 में तो यूटीवी ने कोर्ट से वारंट सिक्योर कर लिया था ताकि एबीसीएल की प्रॉपर्टीज को सीज किया जा सके ड्यूज रिकवर करने के लिए। 1998 आते आते एबीसीएल को अपना जुहू का लैविश ऑफिस खाली करके सहारा इंडिया के एक छोटे कॉर्नर में ऑफिस सेट करना पड़ा था। फंड रेज करने के लिए अमिताभ और जया बच्चन छोटे बड़े शहरों और गांव में घूम घूम कर सहारा इंडिया के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्कीम्स प्रमोट करने लगे। 1999 में कैनरा बैंक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस डाला, डिमांड किया कि अमिताभ का बंगलो प्रतीक्षा अटैच किया जाए ताकि ड्यूज रिकवर किए जा सके। और भी कर्जदार कोर्ट चले गए। क्रेडिटर्स का प्रेशर इतना बढ़ गया कि एबीसीएल ने ऑफिशियली बीआईएफआर के पास एप्लीकेशन डाला ताकि उसे सिक कंपनी डिक्लेयर किया जा सके। ये एक लीगल रूट होता है फाइनेंशियल रिलीफ लेने के लिए। अमिताभ का स्टारडम भी ऐसा फेड हो गया था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी नई फिल्म को हाथ लगाने से कतराते थे, एक्सेप्ट उन फिल्मों के जहां अमिताभ के साथ एक बैंकेबल स्टार हो, जैसे बड़े मियां छोटे मियां जिसमें गोविंदा थे। वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हाथों हाथ खरीद लिया था। बट कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अमिताभ के इस बुरे दौर के बीच स्टार प्लस अमेरिकन गेम शो हु वांट्स टू बी द मिलियनियर का इंडियन वर्जन बनाना चाहते थे और ये शो स्टार प्लस ने अमिताभ को ऑफर किया। उस वक्त फिल्म स्टार्स टीवी को छोटा मीडियम मानते थे, बट फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलने के लिए अमिताभ ने ये शो भी एक्सेप्ट किया। उन्हें मालूम नहीं था कि यह स्टेप उनकी लाइफ बदलने वाला है। इसी बीच वो यश चोपड़ा से भी मिले और काम मांगा। यश चोपड़ा ने उन्हें फौरन मोहब्बतें ऑफर कर दिया। शूटिंग स्टार्ट हुई और पहली बार इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ अमिताभ बिग स्क्रीन पर नजर आने वाले थे। इस बीच जून 2000 में केबीसी फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट हुआ और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इंडियन टीवी का ये सबसे बड़ा हिट शो बन गया। इस बीच मोहब्बतें भी रिलीज हो गई जो सुपर हिट रही और अमिताभ वाज बैक अगेन। केबीसी के 85 एपिसोड्स के लिए अमिताभ को मिले 15 करोड़ और साथ में मोहब्बतें के हिट होने की वजह से कई फिल्म ऑफर्स भी आने लगे और देखते देखते अमिताभ ने अपना सारा कर्ज उतार दिया। मोहब्बतें के बाद अमिताभ फिर से वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्टार बन गए। लेकिन 20 साल बाद वो सपना जो अमिताभ ने एबीसीएल के रूप में देखा था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देने का, वो तो सच हो गया, लेकिन उसे पूरा करने वाले कोई और लोग निकले, जैसे यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, रिलायंस एंटरटेनमेंट, यूटीवी और बाद में नेटफ्लिक्स या अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म्स। ये कंपनीज आज वही कर रही है जो एम्बिशन एबीसीएल का था,
एबीसीएल अपने टाइम से आगे था, लेकिन गलत प्लानिंग और मिसमैनेजमेंट की वजह से फेल हो गया। बट उसका विजन आज के फिल्म इंडस्ट्री का बेस बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।